पब्लिश्ड ओपिनियन है कि कॉलेजियम व्यवस्था क्यों बनाई गई। तो कॉलेजियम व्यवस्था को जो देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाली व्यवस्था बताया जा रहा था, हमने जनता को, देश भर के लोगों को बताया कि संविधान के खिलाफ कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया है। एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के अधिकार छीनने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गरीब और मजलूम लोग हैं, इस देश के भूमिहीन लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ केशवानंद भारती जजमेंट का निर्णय दिया है। जो गरीब, मजलूम और भूमिहीन लोग हैं, जिनके लिए संविधान ने उनके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने की गारंटी दी है, उस गारंटी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले केशवानंद भारती नाम के जमींदार के केस में निर्णय दिया है। और जिसके बाद में मुझे तो लोगों ने कहा है कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद इस देश में गरीबी बढ़ी है। हम लोग आज मान्यवर कांशीराम जी, जिन्होंने बामसेप DS4 और BSP का स्थापना किया है, उनकी 90वीं जयंती को मना रहे हैं। उन्होंने इस देश में बहुत बड़ा संघर्ष किया और बहुजन समाज के हक और अधिकारों का आंदोलन इस देश में बड़े पैमाने पर लड़ा, और उसकी वजह से SC, ST, OBC और माइनॉरिटीज़ के लोगों को जो संविधान में अधिकार दिए गए हैं, वो अधिकार जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। ऐसे महामानव को आज हम लोग वंदन करते हैं। और आज जो विषय हम लोगों ने लिया है कि देश में संविधान है और संविधान को ड्यूरेबल कैसे बनाया जाए, उसको हाउ टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग कैसे करें। जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कॉलेजियम सिस्टम के ऊपर, जैसे सेकेंड जजेस केस है, SP गुप्ता केस है, फिर SCOR केस है, इन केसेस से क्या संविधान बचाया जा सकता है। और इसी के साथ में जो केशवानंद भारती जजमेंट है बेसिक स्ट्रक्चर का, उसके हमारे डेमोक्रेसी के ऊपर क्या इम्प्लीकेशंस है। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का फंक्शनिंग क्या है, उसके जजमेंट्स क्या है, उसका डेमोक्रेसी और संविधान के ऊपर क्या इम्प्लीकेशन है, बेसिक स्ट्रक्चर और कॉलेजियम का क्या इम्प्लीकेशन है देश के लोकतंत्र और संविधान के ऊपर, और वकीलों का संगठन कैसे बनाया जाए, उसको ड्यूरेबल कैसे बनाया जाए, और साथ ही साथ जो लिटिगेंट्स के राइट्स है, जैसे मल्लेला वेंकटा राव जी हमारे बीच में आए हुए हैं, जो चिन्नया केस में एक लीड पिटिशनर रहे हैं। तो उन लोगों को, उस चीज़ को हम लोग कैसे ड्यूरेबल बनाए, उस चीज़ को लेकर जो है हमें आगे बढ़ना है। तो प्रोग्राम का शुरुआत करते समय हमारे जो गेस्ट आए हैं, उनका जो चीफ गेस्ट का स्वागत सत्कार करते हैं, बाकी सारे साथियों का तालियां बजाकर स्वागत सत्कार करेंगे। तो मल्लेला वेंकटा राव जी, जो उन्होंने एक शाल लाया है प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार सर के लिए, मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि उन्होंने स्पेशली आंध्र प्रदेश से उनके लिए स्वागत करने के लिए आए हैं। तो मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं, मल्लेला वेंकटा राव जी और राम प्रसाद जी को, कि वो प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार सीनियर एडवोकेट, उनका सत्कार करे, शाल देकर सत्कार करेंगे। One from Telangana, one from Andhra Pradesh.
और हमारे बीच में जो हमारे सभी गेस्ट आए हैं, पर्टिकुलरली बामसेप के अध्यक्ष KKL गौतम जी, माननीय रणबीर साहब सिंह यादव साहब, अरुण कुशवाहा जी, चिंताला जी, हमारे साथी दिलीप मंडल साहब, इन सब का हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। दोस्तों, वेलकम एड्रेस की तरफ बढ़ते हुए मैं आपको एक 10 मिनट के भीतर में इस प्रोग्राम की रूपरेखा को बताना चाहता हूं। डेमोक्रेसी में 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला है कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म ऑफ गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, जिसमें पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी सब कुछ आता है, और उसके वायलेशन के खिलाफ जो रेमेडीज है वो तीसरा पिलर है। ये तीनों चीजें जब बड़े मात्रा में काम करते हैं, सही दिशा में काम करते हैं, तो उस देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होता है, अदरवाइज डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं होता है। हमारी डेमोक्रेसी रिलेटिवली न्यू है, क्लेम बहुत पुराने हैं, मतलब 5000 साल के हमारे क्लेम हैं, लेकिन हमारी डेमोक्रेसी जो वेस्टमिनिस्टर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है वो बहुत रिसेंट है। और रिसेंट डेमोक्रेसी को जो है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो सेटअप किया है, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने जो मैकेनिज्म सेटअप किया है वो मैकेनिज्म पिछले कई सालों से जैसे डिजायर्ड था वैसे काम नहीं कर रहा है। और डिजायर्ड क्या था कि हमारे देश में सेपरेशन ऑफ पावर है, हमारे देश में 3 अंग बनाए गए हैं, तीनों अंगों को जो है एक पेरीफेरी में रखा गया है, एक कार्यक्षेत्र में रखा गया है, और कार्यक्षेत्र में उनको काम करने के लिए बताया गया है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये सारे सब सिस्टम जब वर्क नहीं करते हैं तो हमारे पास रेमेडीज है और हमारे पास प्रेसिडेंट है जो इसको इंश्योर करना है। प्रेसिडेंट का काम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करना है। लेकिन जब ये सब मैकेनिज्म चल रहा है तो पीपल कैंपेन कैसे चलते हैं? पीपल के कैंपेन कैसे चलते हैं? क्योंकि पीपल के कैंपेन नहीं चलेंगे तो देश की डेमोक्रेसी का जो स्मूथ फंक्शनिंग है वो स्मूथ फंक्शनिंग संभव नहीं है। इसीलिए जो है पीपल कैंपेन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी डेमोक्रेसी में। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं इस देश में, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स तो देश के सभी कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशनल है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स भी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ही है। जो सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है वो सुपीरियर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स में आरक्षण की व्यवस्था संविधान ने किया है। संविधान का मानना है कि जहां डिस्क्रिमिनेशन है वहां आरक्षण होना चाहिए, यह संविधान का मानना है, लेकिन उसको हम लोग लागू नहीं कर पाए हैं। इसीलिए मान्यवर कांशीराम जी एक पार्लियामेंट्री कमेटी के मेंबर थे जिसको करिया मुंडा कमेटी कहा जाता है। और करिया मुंडा कमेटी ने 2001 में अपना एक रिपोर्ट सबमिट किया है जिसमें यह कहा गया है कि SC, ST और OBC समुदाय के लिए देश के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। और रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए उसकी वजह से उन्होंने कई सारी रिकमेंडेशंस किया है। सुप्रीम कोर्ट को बार बार, हाई कोर्ट्स को बार बार डेटा मंगाया है कि यहाँ आपके यहाँ SC, ST, OBC समुदाय के कितने जजेस हैं। एंड टू आवर अटर मिसफॉर्चून सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट्री कमेटी के रिक्वेस्ट को, डेटा के रिक्वेस्ट को नहीं ऑनर किया है। देश में उस समय 18 हाई कोर्ट थे और 18 हाई कोर्ट में से 2 छोटे छोटे हाई कोर्ट, सिक्किम वहाँ 2 जजेस होते हैं और हिमाचल प्रदेश वहाँ 3-4 जजेस होते हैं। उन्होंने डेटा दिया कि हमारे यहाँ एक ST समुदाय का जज है, एक हमारे यहाँ OBC या SC समुदाय का जज है। और वो भी इसीलिए
क्योंकि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे वो एम.एन. राव साहब थे और उसकी वजह से वो डेटा आया। तो हम लोग जब डेटा मांगते हैं तब भी हम लोगों को डेटा तक नहीं दिया जाता है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन यहाँ कितना है। आपको मैं बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में आज 34 जजेस है और इस देश में जो है 60% के आसपास ओबीसी समुदाय है, लेकिन उनका सिर्फ एक जज सुप्रीम कोर्ट में है। जब एक जज है तो ओबीसी समुदाय के साथ न्याय कैसे होगा? इसीलिए इन सारी चीज़ों को बातचीत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन जो थ्रेट में है उस कॉन्स्टिट्यूशन को थ्रेट से बाहर निकालने के लिए, या फिर यूँ कहे कि थ्रेट के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन को ड्यूरेबल बनाने के लिए, एंड्यूरिंग का ड्यूरेबल बनाने के लिए, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने के लिए उसको हम लोग कैसे आगे बढ़े, इस दिशा में जब हम लोगों ने काम करने की कोशिश किया तो हमारे ध्यान में ये आया कि हमारे पास सारे क्षेत्रों के संगठन हैं। कर्मचारियों के, एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के, माइनॉरिटी समुदाय के संगठन हैं जो बैंकिंग सेक्टर में है, सर्विसेज के सेक्टर में है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में भी है। लेकिन वकीलों का हमारे पास देश का कोई संगठन नहीं है। और जो संगठन वकीलों के हैं वो सिस्टम को परपेचुएट करने, जो डिस्क्रिमिनेशन का सिस्टम है उसको परपेचुएट करने के लिए कोशिश करते हैं। और परपेचुएट करने के लिए जब कोशिश करते हैं तो उसी की वजह से हम लोगों के लिए वहाँ न्याय की बात करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। सिस्टम कैसे वर्क करता है? यदि आपका लोग वहाँ नहीं है तो आपके, यदि लोग वहाँ नहीं है किसी भी सिस्टम में, इन केस ऑफ पार्लियामेंट आपका लोग नहीं है, एग्जीक्यूटिव में यदि आपका लोग नहीं है तो आपकी सिस्टम आपके फेवर में किसी तरह का काम नहीं करेगी। एक एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश नरीमन साहब ने 2 दिन पहले एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हमारे घर में उनके पिताजी यहाँ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनकर आए थे। उनका पर्सनल, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना है, यदि उन्होंने जो बोता है उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ कि सॉलिसिटर जनरल बनकर उनके पिताजी आए थे बॉम्बे से दिल्ली, और बॉम्बे से दिल्ली आने के बाद उसी समय जो है जो जस्टिस नरीमन है उनका एलएलबी का पढ़ाई हो गया। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उन्होंने एलएलबी पढ़ाई कंप्लीट कर लिया। तो जिस ईयर में उन्होंने एलएलबी का कंप्लीट कर दिया पढ़ाई, उसी साल उनके घर में जेबी दादा छान जी आए। ही वॉज ए सुप्रीम कोर्ट लॉयर। जेबी दादा छान जी ने कहा कि आई एम गिविंग यू अ केस ऑफ योर लाइफ, मिनर्वा मिल्स केस, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर को इस देश में सेटल किया। जेबी दादा छान जी ने कहा कि यू विल बी द ओनली लॉयर हु विल बी असिस्टिंग फली नरीमन, नानी पालकीवाला। You will be the only lawyer and I will depute from my side some Swarup advocate from the Supreme Court, from his chamber. He will depute to assist Nariman. And Nariman will be assisting Nani Palkhiwala. 1 साल नहीं हुआ था उनके प्रैक्टिस को, 1 ईयर नहीं हुआ था। उसी ईयर में देश की सबसे बड़ी केस में उनको नानी पालखीवाला, जिनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि बड़े वकील थे, उनको असिस्ट करने का मौका मिला। और नेक्स्ट ईयर देन ही वेंट टू हार्वर्ड। नेक्स्ट ईयर तो हो सकता है कि इस केस में उन्होंने असिस्ट किया, उसकी वजह से उनको हार्वर्ड में एडमिशन मिला होगा। ये ओकेजन जाति, धर्म और समुदाय के कनेक्शंस की वजह से बन रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में ये कनेक्शंस, मैं नरीमन जी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि हमारे देश में कास्ट और रिलीजन के कनेक्शंस, समुदाय के कनेक्शंस कैसे वर्क करते हैं, और आपके लोग नहीं होने की वजह से वहाँ आपके साथ न्याय नहीं होता है। आप मुझे बताइए कि नरीमन जी को जो जस्ट 1 साल की वकालत का समय नहीं था, उस समय देश की सबसे बड़ी केस मिली। आज यहाँ 20-20, 25-25 साल से बहुजन समाज के ब्रिलियंट लॉयर काम करते हैं, लेकिन उनके लिए उस तरह का कोई केस नहीं मिलता है। तो दैट्स हाउ द कास्ट सिस्टम वर्क्स इन दिस कंट्री। और इसीलिए इस रियलिटी को हमें स्वीकार करना चाहिए, और इस रियलिटी को स्वीकार करते हुए
हम लोगों ने इस दिशा में काम करना शुरू किया तो 3-4 इंपॉर्टेंट चीजें हमने पिछले 3-4 सालों में किया। पहला तो सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म बहुत लिमिटेड लोगों में था और वो भी बहुत डिसेंट लैंग्वेज में इस देश में सुप्रीम कोर्ट का क्रिटिसिज्म होता था। जैसे किसी जज को बोलते समय लोग हमेशा ऑनरेबल बोलते थे, सुप्रीम कोर्ट को बोलते थे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट। तो 3-4 सालों में जो है हमने इस क्रिटिसिज्म को पब्लिक डिस्कोर्स का सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का बनाया है। ये हम लोगों ने पिछले 3-4 सालों में किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम लोगों ने क्या किया कि इस देश में जो कॉलेजियम व्यवस्था है उसको इस देश के संविधान को बचाने वाली व्यवस्था को रूप में प्रोजेक्शन किया गया था। एक्चुअली संविधान, दिलीप जी और हमने तो एक आर्टिकल लिखा हुआ है कि संविधान, और अरविंद ने भी एक आर्टिकल लिखा हुआ है, पब्लिश्ड ओपिनियन है कि कॉलेजियम व्यवस्था क्यों बनाई गई। तो कॉलेजियम व्यवस्था को जो देश के संविधान को और लोकतंत्र को बचाने वाली व्यवस्था बताया जा रहा था, हमने जनता को, देश भर के लोगों को बताया कि संविधान के खिलाफ कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया है। SC, ST, OBC के लोगों के अधिकार छीनने के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को लाया गया है। ये देश का सबसे बड़ा डिस्कोर्स हमने पिछले 3-4 सालों में खड़ा किया है। आज यदि SC, ST, OBC लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से कोई निर्णय आता है तो लोग बोलते हैं कि कॉलेजियम व्यवस्था ने ऐसे ही एक्सपेक्टेड निर्णय है। तीसरी बात, हमने पहली बार ये किया है कि इस साल सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती जजमेंट को सेलिब्रेट कर रहा है, इसलिए हमने उसका रेफरेंस हमारे सब्जेक्ट्स में लिया है कि केशवानंद भारती जजमेंट जो है उसने ये कहा है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो आर्टिकल 368 कॉन्स्टिट्यूशन में है वो प्लेनरी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्लेनरी पावर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो गरीब और मजलूम लोग हैं, इस देश के भूमिहीन लोग हैं, उन लोगों के खिलाफ केशवानंद भारती जजमेंट का निर्णय दिया है। जो गरीब, मजलूम और भूमिहीन लोग हैं, जिनके लिए संविधान ने उनके साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय करने की गारंटी दी है, उस गारंटी के खिलाफ, संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 50 साल पहले केशवानंद भारती नाम के जमींदार के केस में निर्णय दिया है। और जिसके बाद में मुझे तो लोगों ने कहा है कि केशवानंद भारती जजमेंट के बाद इस देश में गरीबी बढ़ी है, विषमता इस देश में बढ़ी है। इसके ऊपर रिसर्च होने की जरूरत है और ऑल बार एसोसिएशन के माध्यम से हम लोग ये रिसर्च करने के दिशा में आगे बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, जब ये सब मुद्दे हम लोग उठा रहे थे तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस हमारे ही साइड से आ रहा है, क्योंकि हमारे साइड के लोगों ने को ये बताया गया है कि केशवानंद भारती जजमेंट से तो संविधान बच जाता है, संविधान, सरकार संविधान बचाने के लिए निकला हुआ है और केशवानंद भारती संविधान को बचा रहा है। इस तरह से जो है हमारे लोगों में एक बड़े पैमाने पर माहौल बनाया गया और वो माहौल बनाने के बाद रेजिस्टेंस हमारे साइड से आता है। तो जब हमारे साइड से रेजिस्टेंस आता है तो हम लोगों को बहुत तकलीफ होती है और इसीलिए सॉल्यूशन हमने निकाला कि हम लोग पब्लिक एजुकेशन के रास्ते पर जाएंगे। तो पब्लिक एजुकेशन के रास्ते पर जाने के लिए हमने सोचा कि लेट अस बिगिन समवेयर, कहीं तो शुरुआत करने की जरूरत है। मान्यवर ने जो है 10-15 लोगों को लेकर साइकिल से यात्रा किया था, आज तो वो दौर नहीं है। हमारे पास सोशल मीडिया का दौर है, हमारे पास डिजिटल कम्युनिकेशन का दौर है, क्विक कम्युनिकेशन, जो डिस्टेंसेस है लोगों के बीच में वो ख़त्म हो गए हैं। तो इसीलिए जो है हमने सोचा कि लेट अस बिगिन समवेयर, और इसीलिए आज हमने इस दिन को चुना है कि इस दिन से हम लोग इस देश का जो ऑफिशियली हमारा जो इस देश में संविधान को लॉन्ग लास्टिंग बनाने का, ड्यूरेबल बनाने का, संविधान को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने का और इस देश में लोकतंत्र को और संविधान को स्थापित करने का जो हम लोगों ने आंदोलन चलाया है उसको यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ऐसा हम लोगों ने जब निर्णय लिया तो इसीलिए हमने आप लोगों को यहाँ बुलाया है। तो साथियों, ये इसके लिए जब मैंने प्रोफेसर रवि वर्मा कुमार साहब को रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे प्रोग्राम को आकर इसको हमें इसको इनैग्रेट कीजिए, हमारी इस कैंपेन को, हमारे इस प्रोग्राम को, कॉन्फ्रेंस को, तो उन्होंने बहुत विलिंगली इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और उसके लिए हम लोग इतने ऋणी रहेंगे उनके कि कभी बताया नहीं जा सकता। वी विल बी ऑलवेज ओब्लाइज टू हिम।
हमने फिर यादव साहब को रिक्वेस्ट किया, गौतम साहब को रिक्वेस्ट किया, कुशवाहा साहब को, मंडल साहब को, इन सबको, हमारे साथी मलाला जी है उनको रिक्वेस्ट किया, नव्यान भाई को रिक्वेस्ट किया हम लोगों ने। तो उसकी वजह से जो है वो सब लोग यहाँ इकट्ठा आए। तो वो लोग, ये आंदोलन की, ये जो कॉन्फ्रेंस की स्ट्रेंथ है, ये सब लोग जो है हमारे साथी आए हैं। हमारे डॉक्टर राजेश कुमार जो हमारे इम्पा के प्रेसिडेंट हैं, वो अभी लेट आए हुए हैं। तो उन्होंने जो है बहुत बड़ा योगदान किया है इस कॉन्फ्रेंस के लिए। हमारे बामसेब के प्रेसिडेंट, उनका तो योगदान मुझे लगता है कि हम बोलेंगे तो दिन निकल जाएगा उस बात करने के ऊपर। तो ये इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। तो इसी तरह से मैं जो है ये इनॉग्रल मेरा एड्रेस है, इसको यहाँ रोकता हूँ